तो प्रश्नावली 3.5 सवाल नंबर 2 और उसका पार्ट 2। ठीक है, देखो इसमें है के किस, पहले ये देख लो समीकरण क्या क्या है। 3y प्लस 3x प्लस वाई बराबर 1 और 2k माइनस 1 गुना x प्लस k माइनस 1 वाई बराबर 2k प्लस 1। ठीक है, ये हमारा समीकरण युग्म है और इसमें पूछा क्या है, के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरण का निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, यानी कि के का हमें ऐसा मान बताना जिसके लिए इनका कोई हल ना हो। ठीक है, तो देखो अब ऐसी स्थिति में जब कोई हल नहीं होगा तो समांतर रेखाएं बनेगी। ठीक है, और समांतर रेखाएं कब होगी, जब गुणांकों का अनुपात इस तरीके का होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं c1/c2 के। ऐसी स्थिति में हमारी समांतर रेखाएं बनेंगी और उनका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब ऐसे यहाँ पे भी गुणांकों के अनुपात है, यहाँ पे भी वही करेंगे। ठीक है, चूंकि समीकरण एक और समीकरण 2 का कोई हल नहीं होने के लिए कोई हल नहीं होने के लिए क्या होगा, जरूरी है कि क्या जरूरी है, देखो हाँ ये जरूरी है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 के। यहाँ पे बस वही मान रख देंगे। तो a1 क्या है, जो x के साथ है यानी कि 3। ठीक है, a2 क्या है, जो यहाँ पे x के साथ है 2k माइनस 1 बराबर, अब b1 क्या है, जो y के साथ है 1, यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, अच्छा और b2 क्या है, जो y के साथ है नीचे वाले समीकरण में k माइनस 1। इसी तरीके से c1 होगा हमारा 1 और c2 होगा हमारा 2k प्लस 1, लेकिन फॉर्मूले में क्या है कि बराबर नहीं है। ठीक है, चलो अब इसे हल कर देंगे आगे। एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को लेके चलेंगे और एक बार इन दोनों को ले लो। ठीक है, या फिर ऐसा कर लो, एक बार इन दोनों को ले लो और एक बार इन दोनों को ले लो। ठीक है, देखो एक बार तो ले लिया हमने पहले दोनों को, यानी कि 3/2k माइनस 1 बराबर 1/k माइनस 1। ठीक है, एक बार तो ये दोनों ले लिए और एक बार इन दोनों को ले लिया। 1/k माइनस 1 बराबर नहीं है 1/2k प्लस 1। ठीक है, अच्छा अब इसे आगे हल करो। देखो ये जो चीज़ है यहाँ पे चली जाएगी और ये चीज़ है जो यहाँ पे चली जाएगी, ये इस तरफ और ये इस तरफ कैंची गुना हो जाएगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3 की गुना तो किस में होगी हमारी, इम्प्लाइज 3 की गुना तो होगी k माइनस 1 में और बराबर बीच में, और 1 की गुना होगी इसमें। ठीक है, 1 गुना 2k माइनस 1। ठीक है, 2k माइनस 1 और ऐसे ही यहाँ पे इसकी भी इधर गुना इसकी भी इधर गुना, 2k 1 की गुना तो होगी हमारी 2k प्लस 1 में और बराबर नहीं, बीच में जो साइन है वो ये साइन लगा दिया और k माइनस 1 की यहाँ पे 1 गुना k माइनस 1। ठीक है, चलो अब आगे देखो। आगे क्या होगा, अभी नहीं हल कर देंगे दोनों चीज़ों को, इसको और इसको। यहाँ से हल करेंगे 3k माइनस 3 गुना कर दिया अंदर, इम्प्लाइज 3k माइनस 3। देखो 3 की गुना k में करी तो 3k और 3 की गुना 1 में करी तो 3, फिर बीच में बराबर। अच्छा यहाँ पे 1 की गुना अंदर कर देंगे तो ऐसे ही आ जाएगा
2k-1, और ऐसे ही अगली वाली चीज़ में एक क्यों ना अंदर करेंगे तो सेम, यानी कि 2k+1 और बराबर नहीं है किसके, k-1। ठीक है, अंदर एक क्यों ना कर दी। अच्छा, इसको और हल करो, k वाले को इस तरफ ले आओ, 3k-2k, माइनस का आ गया कि 2k, बराबर -1 यहाँ पहले से ही है, -3 को इस तरफ ले आए तो वो प्लस का बन गया 3। यहाँ पे क्या बचा हमारा, चलो आगे भी कर दो इसे, और इस k को इस तरफ ले आए 2k -k और बराबर -1 यहाँ पे है ही, और +1 इस तरफ आ गया, वो भी माइनस का बन गया इस तरीके से। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्या बना, 3k में से 2k गए, क्या बचा k, और बराबर -1 + 3 तो +2, तो k का मान क्या आ गया हमारा 2। और इसे भी हल कर दो, 2k में से k गए k, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखो बराबर नहीं का निशान है तो यहाँ पे भी वही निशान होगा, आगे भी वही निशान होगा, और माइनस माइनस एक और माइनस, माइनस का एक यानी कि -2, टोटल 2 माइनस के हो गए। तो k का मान 2 है और k का मान 2 नहीं के बराबर है, यानी कि -2 के बराबर नहीं है और 2 के बराबर है। तो इसमें से हमसे केवल ये पूछा गया था कि k का ऐसा मान बताइए जिसके लिए इसका कोई हल नहीं। तो k का ऐसा मान क्या होगा हमारे पास, k बराबर 2। ठीक है, यही हमारा उत्तर होगा। चलो अब सवाल नंबर 3 देखो, निम्नलिखित समीकरण के, इसको लिख लो पहले से सवाल नंबर 3 को। आठ एक्स + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। ठीक है, तो देखो क्या कहा, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। ठीक है, एवं वज्रगुणन विधि से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। देखो इन्हें हल करेंगे हम एक तो प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना और वज्रगुणन विधि से भी। ठीक है, दोनों विधि से हल करना इन दोनों समीकरणों को। ठीक है, और हल करने के बाद जब दोनों से कर लोगे, एक तरफ एक से दूसरी तरफ दूसरे से, ठीक है, तो आप ये बताना कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा। ठीक है, हल दोनों से सेम ही आएंगे, बस आपको ये बताना कि कौन सा तरीका अच्छा लगा और कौन सा आप मानो कि ये हाँ अच्छा है इसके लिए और ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, बस इतना करना ही आपका काम है। सवाल नंबर 4 देखो, सवाल नंबर 4 में जो हमें कुछ समस्याएं दी गई शब्दों में, तो हमें उनको पहले समीकरणों के रूप में लिखना और फिर उन समीकरणों को किसी भी विधि से हल करना, जिस विधि से हम चाहे, जो हमने अब तक पढ़ ली। ठीक है, इसमें देखो बीजगणितीय विधि लिख रही। बीजगणितीय का मतलब है, देखो हमने इस पार्ट में कितनी विधि पढ़ी अब तक, ग्राफीय विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन। ठीक है, तो ये 3 तो हमारी बीजगणितीय है। ठीक है, और ये हमारी ज्यामितीय है। ठीक है, तो इसने बीजगणितीय तरीके से बोला तो इन 3 में से कोई से भी तरीके से कर देंगे। ग्राफीय बोलता है या फिर ज्यामितीय बोलता तो इस तरीके से हल करते हैं। ठीक है, अच्छा चलो सवाल नंबर 1 क्या कहा, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। एक हॉस्टल के एक मासिक व्यय का यानी कि महीने में जो खर्चा हुआ है उसका एक भाग तो नियत है, तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। ठीक है, देखो क्या बताया कुछ इस तरीके से है सवाल। एक हॉस्टल है हमारे पास, ये कमरा नहीं, एक हॉस्टल है पूरा का पूरा, इसमें कई सारे कमरे हैं। ठीक है, अब एक कमरा है ये हमारा, ठीक है, इसमें एक बच्चा रहे। ठीक है,
मान लो अमन है, अमन यहाँ पे रह रहे, ठीक है। इसका खर्चा देखो कैसे होगा, यहाँ पे इस कमरे में रहने का एक भाग तो नियत होगा, यानी कि मान लो 400 रुपये महीने के, कह रहा मैं, यदि एक महीने की बात करें, एक महीने के खर्चे की बात करें तो 400 रुपये यानी कि कुछ भाग तो नियत रहेगा, और जो बाकी बचे रुपये, ठीक है, वे इस बात पे निर्भर करेंगे कि इसने कितने दिन भोजन किया। मान लिया एक दिन का खाना 10 रुपये का है, ठीक है, अमन ने मतलब इस हॉस्टल में रह रहे हो इस कमरे में, और ये मान लो कि ये 30 के 30 दिन यहीं पर रहा, ठीक है, तो 400 रुपये तो इसका खर्चा हो गया रहने का, ठीक है, और 30 दिन का खाना कितने का हो गया, 30 गुना 10 यानी कि 300 रुपये का खाना हो गया। तो कुल मिला के 700 रुपये हो गए इसके टोटल एक महीने का खर्चा। अच्छा मान लो अब इसकी एक महीने में 5 दिन की छुट्टी थी, तो 5 दिन रहा अभी हो यहाँ पे, सॉरी 5 दिन अपने घर रहा और 25 दिन ये हॉस्टल के कमरे में रहा, तो 400 रुपये तो ये फिर भी देगा, और 25 दिन के खाने के कितने हो गए 250 रुपये, 25 गुना 10, और इस बार इसका खर्चा कितना है महीने का 650 रुपये हॉस्टल का, हॉस्टल में रहने का एक महीने का खर्चा इसका 650 रुपये आ गया, ठीक है। ऐसे ही मान लिया इस बार अमन की 21 दिन की छुट्टी पड़ गई मान लिया, ठीक है, 21 दिन से अपने घर में ही रहना पड़ा, और हॉस्टल में केवल ये कितने दिन रहा, 9 दिन रहा, ठीक है, 9 दिन। अब यूँ बताओ इसका महीने का हॉस्टल का खर्चा कितना होगा। अब देखो 400 रुपये, ये वाली चीज़ जो है ये फिक्स है, इन्होंने कहा एक भाग नहीं था, हमने मान लिया 400 रुपये अभी, ठीक है, और 9 दिन का खर्चा कितना होगा खाने का, 9 दिन का केवल खाने का लगाया हमने 90 रुपये, ठीक है, तो कितने हो गए 490 रुपये, ठीक है, यानी कि इस बार इतना होगा। तो एक हिस्सा तो नहीं आता, यानी कि 400 रुपये से कम तो होना नहीं, 400 से ज़्यादा ही हो सके बस वो, ठीक है। अच्छा तो ये तो वह हिस्सा है जो नियत है। अगर वो एक भी दिन नहीं रहा हॉस्टल में, मतलब सारे दिन पूरे महीने अपने घर ही रहा, और यहाँ पे मतलब उसने कमरा ले रखा, तो 400 रुपये उसे फिर भी देने ही देने होंगे, ठीक है। अच्छा और बाकी तो खाने के देने से। तो सवाल में कुछ इसी तरीके से कहा कि हॉस्टल में रहने का एक भाग तो नियत है जो खर्चा है, ठीक है, और बाकी जो भाग है खर्चे का वो इस बात पे निर्भर है कि हमने कितने दिन भोजन किया, ठीक है। तो क्या करेंगे, माना मासिक व्यय का नियत भाग और माना मासिक व्यय का नियत भाग और प्रतिदिन के भोजन का व्यय क्रम से x रुपये और y रुपये है, ठीक है। देखो मान लिया एक महीने का जो खर्चा हुआ था उसका जो नियत भाग है यानी कि जो फिक्स है पहले से ही चार्ज इतना तो लगना ही लगना है, तो x रुपये मान लिया हमने, और जो प्रतिदिन के भोजन का है एक दिन का यानी कि एक दिन के खाने का है y रुपये, ठीक है। अच्छा अब इसमें आगे क्या कहा कि दो स्थिति दे दी इसमें, जैसे बाकी सवालों में देंगे दो स्थिति, कि जब एक व्यक्ति को जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये देने पड़े उसे। कोई बच्चा है ए, जब उसने 20 दिन भोजन किया यानी कि 20 दिन रहा वहाँ पे, 20 दिन खाना खाया उसने, तो कितने रुपए दिए होंगे, x रुपये तो देने ही देने पड़ेंगे जो भी हॉस्टल में रहेगा, ठीक है। और एक दिन के खाने के है इतने, तो 20 दिन खाना खाया होगा उसने, जब 20 दिन रहा तो 20 दिन के खाने के कितने होंगे 20y, और टोटल रुपए कितने दिए उसने 1000। तो ये तो हमारी होगी पहली स्थिति। दूसरी देखो, दूसरी है कि एक विद्यार्थी है बी जिसने 26 दिन का भोजन किया और छात्रावास के 1180 रुपये दिए, ठीक है, तो उसने भी x रुपये तो दे ही होगी, ये तो फिक्स है, ये तो देगा ही देगा, और 26 दिन के खाने के कितने हो गए 26y, और बराबर कितने रुपए दिए उसने टोटल 1180 रुपये। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। बस इन्हें हल कर देंगे और हमारा
नियत भाग आ जाएगा यानी कि x आ जाएगा और y आ जाएगा। ठीक है, देखो इन्हें हल करने के लिए कौन सी विधि लगाना चाहो, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन, कोई सी भी लगा लो। ठीक है, मैं यहाँ पे लगाऊंगा विलोपन। ठीक है, विलोपन क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो x का गुणांक 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो यदि मैं इसको केवल माइनस कर दूं पहले में से दूसरी को या फिर दूसरे में से पहले को, कुछ ही कर दो, तो x हट जाएगा यानी कि ये विलुप्त हो जाएगा और केवल y में बचेगा, y का मान आ जाएगा, फिर y से पहले समीकरण में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, आप लगाने को यहाँ पे प्रतिस्थापन भी लगा लो, वज्र गुणन भी लगा लो। ठीक है, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे सुविधाजनक कौन सी है, विलोपन। वो कैसे पता लगा मुझे कि ये सुविधाजनक है, प्रैक्टिस से। जब आप कई सारे सवाल करोगे तब आपको पता लग जाएगा कौन सी सुविधाजनक है कौन सी नहीं। ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर जरूरी नहीं है कि सारे सवालों में विलोपन ही सुविधाजनक होगी, कुछ सवालों में प्रतिस्थापन भी अच्छी होगी और कुछ सवालों में वज्र वाली भी अच्छी होगी। ठीक है, सबका अलग अलग हिसाब है। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर या ऐसे ही रहने दो, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, देखो समीकरण 1 से समीकरण 2 घटा दिया हमने, तो x में से x गया 0, लिखो ना, 20y में से 26y गए, 20 माइनस 26 माइनस के 6y। डायरेक्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट नहीं कर सकते तो फिर यहाँ पे यूँ साइन बदलो, इसका ये साइन बदलो, इसका ये साइन बदल दो। ठीक है, अब ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, कट गया, प्लस के 20y और माइनस के 26y, प्लस के 20 माइनस के 26, माइनस के ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो माइनस के 6 बच गए, बराबर प्लस के 1000 माइनस के 1180, माइनस के ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है, 180, तो माइनस के 180, माइनस से माइनस कट गया, 6 कम 6 और 6 से 30 बार, तो y तो आ गया हमारा 30। ठीक है, अब समीकरण 1 से समीकरण 1 से, 1 से या दूसरी से, यानी कि पहले में रख दो y का मान या फिर दूसरे में रख दो x का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में रखा मैंने x प्लस 20 गुना y का मान हमें इस बार पता कितना, 30 और बराबर 1000। अच्छा, x प्लस 3 दूनी 6, 600 और बराबर 1000, x बराबर 1000 में से 600 गया 400। ठीक है, ये तो वही है जो हमने शुरुआत में लिखा था 400, कोई बात नहीं। चलो x बराबर 400 हो गया, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, x हमने किसे माना था, नियत भाग को, और y किसे माना था, प्रतिदिन के भोजन को। तो यानी कि उस छात्रावास का एक कमरे का मासिक व्यय जो है, एक कमरे का मासिक व्यय 400 रुपये तो नियत भाग है उसका। ठीक है, 400 रुपये तो देने ही है जो भी वहाँ रहेगा, और 30 रुपये हर दिन के खाने के देने पड़ेंगे। एक दिन खाना खाया तो 30 रुपये अलग से 400 के ऊपर, 2 दिन खाना खाया तो 60 रुपये, 3 दिन खाना खाया तो 90 रुपये, 400 तो देने ही है और खाने के इस हिसाब से देने। ठीक है, इस तरीके से आपका ये सवाल हो गया। पूछा क्या है इसमें, नियत भाग यानी कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। ठीक है, ये पूछा था, ये आ गया हमारा, लिख देंगे यहाँ पे। ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ना सवाल, आखिर में लिखना जरूर है। अतः मासिक, ये लाइनें जो है ये जो लिखेंगे ये सेम की सेम आपके सवालों में मिल जाएगी, और जो आपने पहली लाइन लिखी वो भी यही है। ठीक है, वहाँ से मदद लो आप ये लाइन लिखने की। अतः मासिक व्यय का नियत भाग और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्रम से, सबसे पहले क्या है, मासिक व्यय के नियत भाग, तो वही पहले लिखेंगे, क्या है, 400 रुपये, 400 रुपये, और उसके बाद प्रतिदिन के भोजन का 30 रुपये है। ठीक है जी, इस तरीके से आपका ये पहला सवाल हो गया। ये तीसरा नहीं है, ये चौथे का पहला है। ठीक है, अच्छा
अब देखो सवाल नंबर 2, ठीक है। इसमें एक भिन्न के बारे में बात कर रही है, ठीक है। भिन्न क्या हो, जो बटे के रूप में लिखी जाती हो, यानी कि उसमें कुछ ऊपर हो या कुछ नीचे। कहने का मतलब एक अंश हुए भिन्न में, एक हर हो गया, ठीक है। ये जो हमारी है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारी भिन्न है जिसमें कुछ ऊपर है कुछ नीचे। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, समझे। भिन्न में हमेशा दो चीज हो गए, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। एक को बोल रहे अंश ऊपर वाले को और नीचे वाले को हर, ठीक है जी। अच्छा, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, ठीक है। एक भिन्न है, ठीक है, पहले सवाल पढ़ लो पूरा का पूरा। उसके बाद और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी कि भिन्न ज्ञात करनी है। अब भिन्न पता होने के लिए हमें दोनों चीज़ पता होनी चाहिए, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी, ठीक है। और दोनों अलग अलग होनी चाहिए, मतलब जरूरी नहीं है अलग अलग हो, सेम भी हो सके अलग अलग भी हो सके, ठीक है। यानी कि हमें भिन्न की दोनों चीज़ पता होनी चाहिए। मेन बात तो ये है, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी, यानी कि हमें अंश भी पता होना चाहिए और हर भी, ठीक है। अच्छा, तो क्या करेंगे हम, सवाल नंबर 4 का भाग 2, माना भिन्न का अंश और हर क्रम से x और y है, ठीक है। देखो, अंश और हर क्रम से x y मान लिया हमने। अंश तो है x और हर है y, यानी कि भिन्न क्या होगी, x/y, ठीक है। तो आखिरी में जो उत्तर आओगा इस रूप में ला के लिखना हमें, ठीक है, समझे। तो चलो अब आगे करो इसे। पहली स्थिति क्या दी कि यदि कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। ये हमारी भिन्न है x/y। जब इसके अंश में से 1 घटाया हो, यानी कि ऊपर वाले में से 1 घटाया, तो ये भिन्न क्या बन गई, 1/3 बन गई। यही कहा गया, 1/3 बन गई, ठीक है। ये तो यहाँ से हमारी पहली समीकरण आ जाएगी इसे हल करने के बाद। 3 की गुना यहाँ कर दी, 3 गुना x - 1 बराबर y गुना 1 y, और हल करो 3x - 3 बराबर y, और y इस तरफ आ गया 3x - y, और बराबर 3 को उस तरफ ले गए +3, पहला समीकरण, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही दूसरा देखो, यहाँ पे लिख दो ATQ प्रश्न के अनुसार, ठीक है। दूसरी स्थिति है कि वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब भिन्न थी हमारी क्या, x/y। जब हर में 8 जोड़ दिया, यानी कि नीचे वाले में 8 जोड़ दिया, तो हमारी भिन्न 1/4 होगी। 1/4 ही होगी, हाँ 1/4 होगी, ठीक है। अब इसे हल कर दो तो यहाँ से आपका समीकरण नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 की गुना यहाँ पर कर दी 4x बराबर, इधर कर दिया y + 8 हो गया, ठीक है। तो 4x और -y बराबर 8, ठीक है। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा, ठीक है। देखो अब कौन सी विधि आपको लग रही है कि इसमें लगानी बेहतर होगी। जैसे यहाँ पे आप देखो y का गुणांक यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1, यानी कि सेम है। तो यहाँ पे भी विलोपन लगा लो तो अच्छा होगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। समीकरण कौन से पहले से 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। चलो घटा दो। समीकरण 1 क्या था हमारा, 3x - y बराबर 3, और समीकरण 2 क्या है, 4x - y बराबर 8, ठीक है। घटा दो, साइन बदल जाएगा नीचे वाले का, ठीक है। ये माइनस का हो गया क्योंकि प्लस का था, ये माइनस है तो प्लस बन गया, और ये माइनस बन गया, ठीक है।
8 प्लस का था तो माइनस का बन गया। अब देखो 3x प्लस के है, 4x माइनस के है, तो माइनस के ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 4 में से 3 गया, एक ज़्यादा है, तो माइनस का एक x बच गया। ठीक है, अब माइनस का y और प्लस का y दोनों कैंसिल हो गए। बराबर में क्या बचा? प्लस के 3 माइनस के 8, तो माइनस के ज़्यादा है कितने? 5, तो x तो आ गया हमारा 5, माइनस से माइनस कट गया दोनों तरफ। ठीक है, अब इसका मान पहले में रख दो या दूसरे में रख दो तो वो आ जाएगा। समीकरण इस बार 2 से निकाल दो, पिछली बार 1 से निकाला था। समीकरण 2 से देखो, 4 गुना x क्या हो गया हमारा? 5, यानी कि 4 गुना 5 माइनस वाई बराबर 8, 4 पंजे 20 माइनस वाई बराबर 8। वाई को उस तरफ, या फिर वाई को यहीं रहने दो, 20 को उस तरफ ले जाओ, माइनस वाई, वाई का साइन है माइनस इसीलिए माइनस के साथ लिखा, और बराबर 8। 20 यहाँ पे प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो गया, माइनस के वाई बराबर -4। ये क्या कर दिया? ये 20 है, 8 माइनस 20 हो गया, और फिर माइनस के 12 बच गया। ठीक है, 8 प्लस के है, 20 माइनस के है, तो क्या बचा? -12, और इससे आगे हल गया थोड़ा सा और, तो हमारा क्या आ गया? एम्प्लाइज वाई बराबर 12। ठीक है, अच्छा, तो x भी आ गया, y भी आ गया। अब निकालना क्या था इसमें? भिन्न निकालनी थी कि हमारी भिन्न क्या है। ठीक है, तो लिख देंगे बस, अतः अभीष्ट भिन्न x बटे y थी। x बटे y कौन है? x है 5 और बटे में y है 12, यानी कि 5 बटे 12 है। अभीष्ट भिन्न 5 बटे 12 है। ठीक है, अगला सवाल देखो इतना। ठीक है, देखो अब है सवाल नंबर 3। अब यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है इसमें। ठीक है, मान लिया, देखो मान लो कोई टेस्ट है 100 नंबर का, ये 20 नंबर का है, 20 नंबर का कोई टेस्ट है आपके पास। ठीक है, और इसमें 20 ही सवाल है। ठीक है, इसमें कितने सवाल है? 20 ही सवाल है, या नंबर छोड़ दो, 20 सवाल है हमारे पास। 20 सवालों का एक टेस्ट है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, हर एक सही जवाब के तो हमें मिलेंगे 2 नंबर, यानी कि अगर आपका जवाब सही है तो 2 नंबर, और यदि आपका जवाब गलत है तो माइनस का 1 नंबर। माइनस का 1 का मतलब है जितने आपके नंबर बने उसमें से 1 घटा लेंगे हम। ठीक है, ये माइनस के 1 का मतलब है। ठीक है, देखो जैसे उदाहरण के तौर पे 20 सवाल ज़्यादा से हो गए, थोड़े से कम कर लो जिससे आसान नहीं हो आपको। ठीक है, 10 कर लो। ठीक है, 10 सवाल है। अब इसमें से मान लिया आपके 4 सवाल तो सही हो गए, यानी कि 4 सवाल तो आपके सही है, और गलत कितने हैं आपके? जो बाकी बचे 6 गलत है आपके। ठीक है, 4 सवाल सही, 6 गलत, तो सही सवालों के देखो 2-2 नंबर मिलेंगे। 4 सवालों के कितने नंबर हो गए? गुना 2, यानी कि 8 नंबर आपको मिल गए। ठीक है, उसके बाद आपके 6 सवाल गलत है, और हर एक गलत सवाल का 1 नंबर कट जा रहा। ठीक है, तो 6 सवाल लोगे, कितने नंबर कट जाएंगे? माइनस के 6, यानी कि 8 आपके नंबर आए थे, 6 उसमें से कट गए, तो कितने बचे? 2 नंबर बचे, आपके कुल नंबर आए 2। ठीक है, आपको तो लग रहा होगा कि मैंने 4 सवाल सही कर दिए तो मेरे नंबर 8 होने चाह, लेकिन पता चला आपने गलत भी करे थे सवाल, तो इस वजह से आपके 2 आए कट-कुटा गए। ठीक है, इस तरीके से वही चीज़ें। ठीक है, सवाल में कुछ इसी तरीके से है। अब देखो सवाल पे आ जाओ, आगे ना जाओ ज़्यादा। ठीक है, अब सवाल में कुछ इस तरीके से है कि सही सवाल के तो मिल रहे उसे 2 अंक, और गलत के मिल रहे नहीं, सही के तो मिल रहे उसे 3 अंक, और गलत पे 1 नंबर की कटौती की जा रही। ठीक है, फिर क्या बताया? यदि उसे
सही पे तो 4 मिलते हैं, यानी कि इस बार यदि सही पे 4 मिलते और गलत पे 2 कट जाते हैं तब उसे 5 अंक मिलते हैं। अब यूँ बता दो टेस्ट में कितने प्रश्न थे। ठीक है, तो देखो माना टेस्ट में प्रश्नों की संख्या पूछ ली कि कितने प्रश्न थे। ठीक है, माना अब देखो पहली स्थिति और दूसरी स्थिति देखो, उसे पहली स्थिति में 40 अंक मिले, दूसरी स्थिति में 50 अंक मिले। ठीक है, यहाँ पे क्या था, प्लस के तो मिलते थे उसे 3 और माइनस के मिले था 1, यानी कि सही होने पे 3 मिल जाते, माइनस होने पे 1 कट जाता। ऐसे ही यहाँ पे प्लस होने पे, सही होने पे 4 अंक मिल जाते और माइनस होने पे 2 कट जाते। ये समझाने की बात है केवल। ठीक है, इसे लिखना नहीं। 40 नंबर जब उसके आए, ठीक है, तब सही के तो मिले थे 3 और माइनस के मिले थे 1। 50 जब उसके आए, सही के तो मिले थे 4, माइनस के मिले थे 2। तो सारी चीज़ें अलग अलग है। सेम क्या होगा, जो उसने सवाल इसमें कर दिया और जो इसमें कर दिए, यानी कि सही जितने करे हुए तो सेम रहे होगे। मान लिया उसने 10 सवाल करे, 10 सवाल सही करे, 5 गलती कर दिए, तो ऐसे ही इसमें रहा होगा 10 सही करे 5 गलती। इन्हीं के हिसाब को तो कैलकुलेट करके 40 नंबर आए। ये चीज़ें नहीं बदलनी, जितने उसने सही करे और जितने उसने गलत करे ये चीज़ें नहीं बदलेगी। बाकी चीज़ें तो बदल ली, 40 से 50 हो गए, ये प्लस के 3 थे, प्लस के 4, माइनस का 1 था, माइनस के 2, तो जितने उसके थे वे नहीं बदले। ठीक है, यानी कि जितने उसने करे थे, सही करे थे 10 तो अगले केस में भी 10 ही सही रहेंगे, गलत करे थे 5 तो 5 ही रहेंगे। ठीक है, तो ये हमें निकालना। ठीक है, तो मान लो सही तो करे उसने 10 x और गलत करे y। ठीक है, माना यश द्वारा सही और गलत किए गए प्रश्नों की संख्या इसे बनेगा प्रश्नों की संख्या क्रम से x और y है। ठीक है, माना यश के द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या x और गलत किए गए प्रश्नों की संख्या y है, यानी कि x प्रश्न तो उसने सही कर दिए, y उसने गलत कर दिए। ठीक है, तो देखो पहली स्थिति है कि जब सही के तो मिल रहे हो उसे 3 और अशुद्ध के 1 अंक कट रहे हो। यदि उसने x प्रश्न सही करे और 1 प्रश्न के 3 नंबर मिले तो x प्रश्न सही करने के उसे 3x नंबर मिलने थे। देखो मतलब 1 प्रश्न सही करता तो उसे 3 नंबर मिल जाते, तो यदि वो 2 सही करता तो उसे 6 नंबर मिल जाते, यदि वो 10 सही करता तो उसे 30 नंबर मिल जाते। यदि उसने x सही करे तो कितने नंबर मिलेंगे, 3 गुना x यानी कि 3x। अब फिर क्या बताया कि 1 प्रश्न गलत करने के 1 नंबर कट जा, माइनस का 1 हो जा, 2 गलत करने के माइनस के 2 हो जा। ठीक है, ऐसे ही y गलत करे उसने तो y गलत करने के माइनस के y हो गए। ठीक है, तो 3x ये तो प्लस के और माइनस के y, ये नंबर उसके कट गए और बराबर कितने आए पहली स्थिति में, 40 तक। ठीक है, ये पहली समीकरण बन गई। ठीक है, अच्छा उसके बाद दूसरी स्थिति क्या है कि यदि उसे सही प्रश्न के तो मिल रहे हो 4 अंक और गलत के मिल रहे हो 2 अंक। ठीक है, तब उसके 50 आ जा। सही तो करे उसने x और हर एक सही करने का 2 अंक मिले, तो इतने सही करने के उसे 2x नंबर मिल गए, 4x, हर एक सही करने के 4 नंबर मिले तो इतने सही करने के उसे 4x मिल गए, और हर एक गलत करने के उसके 2 नंबर कट रहे, तो यानी कि इतने गलत करे उसने तो इतने नंबर कट भी गए उसके और बचे कितने, 50। ये समीकरण 2। ठीक है, इसे ही हमें क्या करना, हल करना। ठीक है, कर दो जी। क्या करेंगे इसमें विलोपन लगाना चाहो, प्रतिस्थापन या वज्र गुणन, कोई से सही कर लो इसे। ठीक है, वज्र गुणन करना हो तो तीनों को एक तरफ रखो। ठीक है, और यदि एक लाइन नहीं बढ़ाना चाह रहे उससे, क्योंकि इसे जब इधर रखेंगे एक लाइन बढ़ जाएगी, एक में आओगी एक में 2 लाइन बढ़ जाएगी। तो यदि वज्र नहीं लगाना चाह रहे तो विलोपन लगाते हो तो यहाँ पे 2 की गुना कर दो ताकि 2y और 2y हो जाए,
और प्रतिस्थापन लगाते हो तो y का मान निकाल के यहाँ पे रख दो। ठीक है, देखो मैं प्रतिस्थापन लगा रहा है, चलो ठीक है। समीकरण एक से क्या हुआ हमारा, 3x, y का मान निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, y को इस तरफ भेज दो, 40 को इस तरफ ले आओ, यानी कि 3x माइनस 40 बराबर y। समझे क्या, 3x को यहीं रखा, 40 को इस तरफ ले आए जो कि माइनस का बन जाएगा, और y उस तरफ जाएगा प्लस का बन जाएगा। तो यही हमने निकाल लिया, ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 को दूसरे में रख दो, जिससे हमने निकाला उससे दूसरे में रख दो। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से 4x माइनस 2, हमने y का ही तो मान निकाला, ये रहा y का मान, क्या 3x माइनस 40। तो y की जगह क्या रख देंगे, 3x माइनस 40 यहाँ से, और ऊपर क्या है फिर बराबर 50। यानी कि समीकरण तो हमने यही लिखा, ये समीकरण हमने यहाँ पे जू का त्यों लिख दिया, लेकिन इस बार केवल y का मान यहाँ से लिख दिया, बस y का मान बदल दिया इसमें। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद इसे आगे हल करो, इम्प्लाइज 4x माइनस 3 दूनी 6x माइनस माइनस प्लस और 40 दूनी 80 बराबर 50। 4x में से 6x गए, माइनस के 2x बराबर 50, यहाँ पे है ही, माइनस के 80 उस तरफ जाकर माइनस के 80 हो गए। अच्छा फिर इम्प्लाइज माइनस के 2x बराबर 50 में से 80 गए, माइनस के 30। ठीक है, 50 में से 80 गए, माइनस के 30, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 15 पर कट जाएगा, यानी कि x बराबर हमारा 15 आ जाएगा, x बराबर 15। ठीक है, हल करने के बाद अच्छा उसके बाद देखो आगे, अब y निकालना, y यहाँ से निकाल दो समीकरण 3 से। समीकरण 3 से y बराबर क्या है, y बराबर है 3x माइनस 40, यही तो है y बराबर 3x माइनस 40। अच्छा, और x का मान हमें पता ही है, y बराबर 3 गुना 15 और माइनस 40, तो y बराबर 15 या 45 और माइनस 40, तो कितना बचा 5, 45 माइनस 40 5, तो y आ गया 5, x आ गया 15। x क्या था, सही किए गए प्रश्न, और y क्या था, गलत किए गए प्रश्न। यानी कि उसने 15% तो सही किए और 5 गलत कर दी, लेकिन पूछा क्या उसने पूछा टोटल प्रश्न कितने थे, तो टोटल कितने थे, जितने सही करे जितने गलत करे दोनों को जोड़ दो। अतः प्रश्न पत्र मतलब पेपर, ठीक है, क्वेश्चन पेपर। अतः प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की संख्या बताइए भाई, 15 जमा 5 कितने हुए हैं, 20। अतः प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की संख्या 20 है। ठीक है जी, चलो अगला सवाल देखो। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलेगी। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। देखो जी क्या सवाल है। ठीक है, सवाल कुछ इस तरीके से है, ये सवाल नंबर 2 नहीं था भाई, ये सवाल नंबर हमारा 3 था। ये कैसे गड़बड़ कर रहे हैं आप, सवाल नंबर 4 का तीसरा भाग था ये हमारा, और अब होगा चौथा। ठीक है, देखो चौथे में क्या था। सवाल नंबर 4 का 4, इसमें कुछ ऐसा कहा कि एक राजमार्ग है, राजमार्ग यानी कि हाईवे जिस पर बड़ी बड़ी गाड़ियां चले और तेज गति से चले। ठीक है, अच्छा
उस पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक स्थान ये है हमारा, एक स्थान ये है मान लो, ठीक है। बीच की दूरी है 100 किलोमीटर, ठीक है। दो स्थान है। अच्छा, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करी, यानी कि एक कार तो यहाँ से चल रही, ठीक है, ये हमारी गाड़ी है, और ये हमारी गाड़ी है ये वाली, ठीक है। तो दो गाड़ी हमारे पास और एक ही समय चलना प्रारंभ कर रही। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, यानी कि बता दें इन्होंने अलग अलग चालों से चल रही, चालों का मतलब स्पीड, अलग अलग स्पीड है, इसकी 10 है इसकी 20 है मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। यदि भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा का मतलब है यानी कि ये भी इसी तरफ चले और ये भी इसी तरफ चले, ठीक है, तो ये गाड़ी 5 घंटे में मिल जाती है, ठीक है। नहीं, गड़बड़ बोल दिया हमने। एक ही दिशा में जाने का मतलब है सेम डायरेक्शन, यानी कि इस तरफ चले, या भी इस तरफ या भी इस तरफ, ठीक है। तब तो ये मिला हमें 5 घंटे में, यानी कि ये चलती रहेगी। देखो इनके बीच 100 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, ये भी इस तरफ चलती रहेगी, ये भी इस तरफ चलती रहेगी, ठीक है। तो यह गाड़ी, जाहिर सी बात है, इसकी स्पीड तेज होगी तभी तो इसके पास पहुंचेगी। अब मान लो एक गाड़ी है हमारे पास, एक गाड़ी है, ठीक है, इसकी 2 की स्पीड है, इसकी 3 की स्पीड है, सॉरी 2 की है इसकी भी। तो यदि सेम स्पीड है, ये चल रही है और ये भी इधर को ही चल रही, ठीक है, तो इनके बीच में जितनी दूरी है इतनी रहेगी हमेशा, ठीक है, सेम स्पीड से चल रही। आपसे आगे एक आदमी है, ठीक है, वो भी एक सेकंड में एक कदम टेक रहा और आप भी एक सेकंड में एक कदम टेक रहे, और बीच में 5 कदमों का फासला है, तो आप 5 कदम पीछे ही रहोगे उससे, ठीक है। अच्छा, यदि हमारी स्पीड कम है, यानी कि आगे वाली की ज़्यादा है पीछे वाली की कम है, तो इनके बीच की दूरी और बढ़ती जाएगी, ठीक है। यदि पीछे वाले की ज़्यादा हो जा स्पीड और आगे वाले की कम, तो एक टाइम ऐसा होगा कि ये धीरे 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 यूँ चलती रहेगी, बीच की दूरी कम होती जाएगी, इसके बराबर में भी आ जाएगी वो, और फिर आगे भी निकल जाएगी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा सड़कों पे जब गाड़ियाँ जावे हैं, एक गाड़ी यहाँ है और आपकी बाइक यहाँ है, ठीक है, आप इस गाड़ी से तभी आगे निकल सको जब आपकी स्पीड इससे ज़्यादा होगी, ठीक है। जब ज़्यादा होगी, एक टाइम ऐसा भी होगा आप इसके बराबर में आ जाओगे, और एक टाइम ऐसा होगा जब आप इससे आगे निकल जाओगे। कब? जब आपकी स्पीड इससे ज़्यादा होगी। और यदि आपकी स्पीड कम है तो यही आगे रहेगा, ठीक है। आपने देखा होगा जो ट्रक वगैरह हुए हैं या फिर कार हुए, बहुत तेज़ स्पीड हो उनकी, तो ये पीछे से आवे हमारे और हमसे भी आगे निकल जा, और फिर एक टाइम आवे हमें दिखनी बंद हो जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड हमसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो सवाल की तरफ वापस आओ, क्या कहा इसमें कि यदि दो गाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही, इधर को ही चल रही, तो कितने घंटे बाद मिले? 5 घंटे बाद मिले, ठीक है। और यदि विपरीत दिशा में चले, यानी कि अलग अलग दिशा में चले, ये भी इस तरफ और ये भी इस तरफ, ठीक है, तो ये मिल जा हमें 1 घंटे में ही। अब देखो कोई इधर से भागता आ रहा और इधर से भागता आ रहा, तो जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। अब यूँ देखो, मान लो कोई तुम्हें कुछ देना चाह रहा, कोई एक कॉपी दे रहा तुम्हें, ठीक है, यूँ, और आप उधर से हो कि वापस जा लग रहे उल्टे, तो जल्दी मिल जाएगी क्या? बल्कि आप इधर से जा रहे हो उसके पास लेने के लिए, वो उधर से आ रहा देने के लिए, तो जल्दी मिलेगी, ठीक है। देखो 3 स्थितियाँ हैं, या तो आप यहाँ पे बैठे, वो यहाँ पे बैठा, आपने उससे कुछ देने को कहा तो आपको उठ के देने आया, ठीक है, इसमें कुछ समय लगेगा। अच्छा, दूसरी स्थिति है, वो यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा, आप भी इसकी तरफ गए, ये भी आपकी तरफ आया और कुछ देने के लिए, आप यहाँ पे आके मिल गए, तो दोनों को जल्दी मिल गई होगी, ठीक है। अच्छा, तीसरी स्थिति है, आप यहाँ बैठे, वो यहाँ बैठा, वो कुछ देने के लिए आप पीछे की तरफ हटने लग रहे, पीछे हटते जा रहे, वो आगे आ रहा, तो बहुत देर में मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से हिसाब है। तो इसमें क्या है, दोनों गाड़ी जब एक तरफ चल रही, ठीक है, सेम डायरेक्शन, सॉरी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, ये इधर को जा रही तो वो इधर को जा रही, ठीक है, तब ये 1 घंटे बाद मिल रही। और मान लो विपरीत दिशा तो यह भी है, ये भी तो विपरीत दिशा ही है, ये इधर को, वो उधर को, ठीक है। लेकिन सवाल में कहा कि 1 घंटे पश्चात मिल जाए विपरीत दिशा में जाने के बाद, और विपरीत दिशा में जाने पे यहाँ ये मिलनी नहीं, ये इधर को चली जाएगी कहीं दूर, ये इधर को चली जाएगी कहीं दूर, तब तो ये मिलनी ही नहीं,
ठीक है। तो विपरीत यहाँ पे हम ये वाली लेंगे बस, ठीक है। और सेम तो चाहे दोनों इधर को ले लो या फिर दोनों इधर को ले लो, सेम में तो ये हो जाएगी, समझिए। चलो तो अब पहली, चलो एक की स्पीड और निकालना क्या है, इसमें दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी, ठीक है। तो इसकी चाल यदि हम मान ले, माना ए से और बी से चलने वाली कारों की चाल क्रम से x किलोमीटर प्रति घंटे में, मैं चाल मान देंगे हम किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा है। a से चलने वाली की तो x किलोमीटर प्रति घंटा, y से चलने वाले की y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इस तरीके से संभाल लिया। अब क्या बताया कि जब दोनों एक ही दिशा में चले तो 5 घंटे बाद मिले, ठीक है। दोनों एक ही दिशा में चले। अब यूँ देखो कि मान लो एक गाड़ी तो 5 घंटे बाद चल के यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये वाली 5 घंटे बाद चल के यहाँ पे आ गई, और ये वाली चल के 5 घंटे बाद भी यहीं आई, ये भी यहीं पे आई और ये भी यहीं पे आई, ठीक है, मिल गई। अच्छा, तो पहले ने कितनी दूरी चली होगी? या फिर मान लो एक टी टाइम में आई, टी समय, तो इसने तो चला एक्स टी और इसने चली वाई टी दूरी, और कुल मिला के 5 घंटे में चले, ठीक है। और 5 घंटे से है 20, देखो मान लो ये, मान ले यहाँ इस पॉइंट पे मिले दोनों के दोनों, ठीक है। यह गाड़ी 5 घंटे में यहाँ तक पहुंची थी और ये वाली भी यहीं तक आई, ठीक है, 5 घंटे बाद मिली। तो इस गाड़ी के द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी देखो, और इस गाड़ी के द्वारा यह गाड़ी जो है 5 घंटे में कितना चल देगी, जितनी इसकी स्पीड है x, 1 घंटे में तो इतना चल जाए, 5 घंटे में कितना चल देगी 5x, ठीक है। और यह गाड़ी जो है 5 घंटे में कितना चलेगी, जितनी इसकी स्पीड है y, उसमें 5y, ठीक है। अच्छा, बराबर। अब देखो इस गाड़ी ने, ठीक है, और क्या कह सकें हम कि मान लिया यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी होगी हमारी 5x, टोटल तो दूरी होगी हमारी 5x, ठीक है। और ये दूरी है हमारी क्या, केवल 5y, ठीक है। तो हमें एक बात पता, और ये है 100, तो 5x में से यदि हम 5y घटा दें तो 100 बचेंगे, नहीं बचेंगे? ध्यान से देखो, 5x में से यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी है 5x और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 5y। तो यदि हम 100 में से, सॉरी 5x में से 5y घटा दें, इस पूरी में से ये घटा दें, तो ये बचेगी केवल 100, ठीक है। तो पहली स्थिति क्या आ गई कि 5x में से यदि हम 5y घटा दें तो कितना बचेगा 100, ठीक है। ये तो हमारी पहली स्थिति आ गई। इसे हम और हल करना चाहे तो कर लो, 5 से ये पूरा कट जाएगा, x माइनस वाई बराबर 20। तो ये तो बन गया हमारा पहला समीकरण, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या बताया कि जब दोनों एक ही दिशा में चल रही, ठीक है। देखो अब ये थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा, देखो जब दोनों एक ही दिशा में चल रही, मान लो यहाँ पे मिली हुए, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मिल गई, तो हमारे पास ये वाली गाड़ी तो यहाँ पे चल के कितनी दूरी चली होगी, 5x, और ये वाली कितनी चली होगी 5y, सॉरी इस बार मिली 1 घंटे में,
यानी कि 1 घंटे आ चली, 1 घंटे आ चली, तो यहाँ पे मिल गई वे। तो 1 घंटे में इसने कितनी दूरी चली x, और 1 घंटे में इसने कितनी चली y। ठीक है, यहाँ पे मिली 1 घंटे में ये तो चले x दूरी और ये चले y दूरी। ठीक है, तो और टोटल है 100, तो यानी कि x प्लस वाई कितना हो गया 100, x प्लस वाई कितना हो गया 100। यह दूसरे, देखो ये सवाल कितना छोटा सा है, केवल समझने का है, इसमें और कुछ नहीं है सवाल में। पहली स्थिति थी जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, ए और बी। ठीक है, ये पहली गाड़ी, ये दूसरी गाड़ी, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही थी, मान लिया यहाँ पे मिली हुई जाके, जो डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, इसकी स्पीड है x, इसकी है y। ठीक है, मान लिया यहाँ पे मिली हुई एक पॉइंट है c, तो इस गाड़ी ने 5 घंटे बाद मिली हुई, इस गाड़ी ने 5 घंटे में कितनी दूरी चली होगी 5x। 1 घंटे में जब x चले तो 5 घंटे में कितनी चली 5x, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5x है। ठीक है, समझे। अच्छा, यह गाड़ी भी यहीं जाके मिल गई इससे। ठीक है, तो यहाँ पे इसने भी 5 घंटे ही चले होंगे, क्योंकि 5 घंटे बाद मिली, तो 5 घंटे ये कितनी चली, जब 1 घंटे में y चले 5 घंटे में कितनी चलेगी 5y। ठीक है जी। अच्छा, तो अब यहाँ पे अगर हम इन तीनों चीज़ों को देखें ध्यान से, 5x 5y और 100 को, तो यदि पूरी में से हम इतना घटा दें तो ये बचेगी यहाँ से यहाँ तक की, तो 5x में से 5y घटा दिए तो बची हमारी क्या 100। पहली स्थिति तो यह बन गई। दूसरी स्थिति यहाँ पे बताइए आपको, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे, मान लिया यहाँ पे मिली, कहीं पे भी एक पॉइंट मान लिया। अच्छा, अब 1 घंटे चली दोनों, क्योंकि 1 घंटे बाद मिल गई है। ठीक है, तो 1 घंटे में इसने कितनी चली x, इसने कितनी चली y। क्यों, क्योंकि x में 1 की गुना कर दिया हमने, x किलोमीटर ये चली, y किलोमीटर ये चली। अच्छा, अब है पूरी की पूरी कितनी 100, अब इसमें से 100 में से x यू चल दी, y यू चल दी, दोनों को जोड़ के 100 आ गया। ठीक है, ये दूसरा समीकरण बन गया। तो केवल समझने का था, बाकी देखो कितना कम लिखना पड़ा हमें। ठीक है, इन्हें हल कर देंगे, दोनों को जोड़ दो y कट जाएगा। ठीक है, यदि हम दोनों को जोड़ दें, या फिर सिंपली ऐसे लिख लें कि दोनों को हल करने पर, दोनों समीकरणों को हल करने पर, और बाकी आप जौन से तरीके पीछे बता दिया आपको, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन, उनसे कर लो। यहाँ पे मैं विलोपन से करूँगा। ठीक है, करने पर देखो, जब दोनों को हल करेंगे, हल कैसे करेंगे हम, दोनों को जोड़ के, यदि मैं दोनों को जोड़ दूँ x प्लस एक्स क्या हो जाएंगे 2x। आप चाहे तो यहाँ पे लिख भी सको कि दोनों समीकरणों को जोड़ने पर। ठीक है, यहाँ पे 2x हो गया, y से y कट गया, और बराबर 100 और 120 क्या हो गया, 100 और 20 क्या हो गया 120, x क्या आ गया हमारा 60। ठीक है, और पहले समीकरण में इसको रख देंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो x तो है हमारा 60 माइनस y क्या है पता नहीं, और बराबर 20। ठीक है, तो 60 उस तरफ ले गए, माइनस y बराबर 20 माइनस 60, तो माइनस y बराबर 20 में से 60 गए माइनस के 40, और y बराबर 40। ठीक है, x क्या मानना था हमने, a से चलने वाली गाड़ी की चाल, और y क्या मानना था हमने, b से चलने वाली गाड़ी की चाल। तो क्या लिख देंगे, अतः a से चलने वाली गाड़ी और b से चलने वाली गाड़ियों की चाल क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इस तरीके से। अब सवाल नंबर देखो 5। एक आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, इकाई का मतलब यहाँ पे है यूनिट से मतलब सेंटीमीटर या मीटर, कुछ भी लगा लो आप। ठीक है, ये बोलना नहीं चाह रही है खास तौर पे, यानी कि इकाई का मतलब वही है कि आप सेंटीमीटर मानना चाहो मान लो। ठीक है, बात है वो। इकाई मतलब हम किस इकाई में नापते हैं, कभी कभी हम सेंटीमीटर में नाप दे, कभी हम इंचों में नाप दे, कभी मीटर में नाप दे, कभी फुटों में नाप दे। ठीक है, तो नहीं क्या बोल रहे, इकाई बोल रहे। ठीक है, तो इन्होंने बस इकाई बोल दिया। ठीक है, क्या पता इन्होंने यूँ नापा हो करके 1 2, ये भी इकाई है। ठीक है, अच्छा, तो इकाई लिखेंगे हम, इकाई बोल लेंगे यहाँ पे।
इस सवाल में एक आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो क्या क्या कहा इसमें। सवाल नंबर 4 का भाग 5। देखो एक आयत का क्षेत्रफल 9 देखो सबसे पहला आयत देख लो। आयत क्या करती हो इस तरीके से, ठीक है। ए बी सी डी 4 कोने हुए इसमें, 4 सीट्स। हर कोण जो है हर कोण 90 डिग्री का हुआ है। ये भी आमने सामने की भुजा एक दूसरे के बराबर हो। ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, ठीक है। अच्छा, और अब क्या कहा इसने, जो लंबी वाली भुजा हो इसको हम लंबाई मान ले और इसको चौड़ाई, ठीक है जी। अच्छा, और बाकी देख लो। क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी देख लो इसके। क्षेत्रफल आयत का क्या हो, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। अब देखो इसमें सवाल क्या है, क्या कहा, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 कम कर दे और चौड़ाई क्या कर दें 3 बढ़ा दें। देखो लंबाई चौड़ाई का खेल कर रखा और कुछ नहीं कर रखा, तो लंबाई चौड़ाई को ही हम मान लेंगे। कुछ क्या मान लेंगे, 2 चीज है, 2 ही चीज मान लो। माना आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से x इकाई और y इकाई है, ठीक है। अच्छा, इकाई। अच्छा, तो क्या कहा, यदि उसकी लंबाई 5 कम कर दे और चौड़ाई 3 बढ़ा दे, ठीक है। देखो एक तो चीज़ यही होगी, जब लंबाई उसकी x है और चौड़ाई उसकी y है तो क्षेत्रफल कितना होगा, x गुना y। ये उसका क्षेत्रफल हो गया, पता है इस बात का, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को ध्यान रखो। चलो लिख भी लो, क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, क्षेत्रफल हुआ एक्स वाई। मेन तो असली तो ये है हमारा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहा कि उसका क्षेत्रफल 9 कम हो जाएगा यदि उसकी हम लंबाई को तो 5 कम कर दें। लंबाई कितनी है, x मानी है लंबाई हमने, यदि लंबाई को 5 कम कर दें, हम घटा दी, और चौड़ाई को 3 बढ़ा दें। चौड़ाई कितनी है हमारी y को 3 बढ़ा दें, यानी कि उसमें 3 जोड़ दें, तो क्षेत्रफल जो है वो 9 कम हो जा। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और क्षेत्रफल कैसे आवे, दोनों की गुणा करके, यानी कि इन दोनों की जब हम गुणा कर देंगे तो असली क्षेत्रफल से, असली कितना था एक्स वाई, असली से 9 कम हो गया। जब हमने लंबाई में से 5 घटा दिया, चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया, तो उसका क्षेत्रफल जो है 9 कम हो गया। किससे कम होगा, जो पहले था ओरिजिनल, ठीक है, एक्स वाई से 9 कम हो गया। तो यदि हम इसको हल कर दें तो हमारा पहला समीकरण आ जाएगा। देखो ये आपने 8वीं 9वीं में पढ़ा होगा, ठीक है। x माइनस 5 की गुना y प्लस 3 में करनी है हमें, तो कैसे करेंगे, पहले x की गुना y प्लस 3 में कर देंगे और फिर माइनस 5 की गुना y प्लस 3 में कर देंगे, ठीक है। एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y प्लस 15 माइनस 15, एक्स की गुना y में करी एक्स वाई, एक्स की गुना 3 में करी 3x, माइनस 5 की y में करी माइनस 5y, माइनस 5 की प्लस 3 में करी माइनस 15, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो। x की पहले y में करी एक्स वाई, x की 3 में करी 3x, माइनस 5 की y में करी माइनस 5y, और माइनस 5 की अगले में करी माइनस 15, और बराबर एक्स वाई माइनस 9, ठीक है। अच्छा, अब ये प्लस का एक्स वाई है और ये बराबर के उधर प्लस का एक्स वाई है, तो ये कट जाएंगे। या फिर ऐसे कर सको आप, एक्स वाई को जब इधर ले आओगे तो माइनस का बन जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट जाएंगे फिर भी।
आपकी मर्जी है जैसे करना चाहो, ठीक है। अब बचा क्या 3x माइनस 5y, ये माइनस के 15 उधर जाके प्लस के 15 हो जाएंगे, यानी कि 15 माइनस 9, समझे, ये ऐसे लिख लो कोई बात नहीं। माइनस के 9 तो है ही, प्लस 15, ये उधर जाके 15 बन गई, उससे फर्क नहीं पड़ा। 3x माइनस 5y बराबर 15 में से 9 गए 6, तो ये हमारा पहला समीकरण बन गया, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्थिति दी इन्होंने क्या, कि यदि हम लंबाई को तो 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें, यानी कि दोनों में इस बार बढ़ा दें, लंबाई को 3 बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें, ठीक है। लंबाई ये थी उसमें 3 बढ़ा दिया और चौड़ाई y थी उसमें 2 बढ़ा दिया, तो क्षेत्रफल जो है 67 बढ़ जाता है, 67 वर्ग इकाई, जितना पहले था उससे 67 बढ़ गया इस बार, xy प्लस 67 हो गया, ठीक है। अब गुना कर दो, पहले x की दोनों में करेंगे, x गुना y, xy, x की 2 में करेंगे 2x, फिर प्लस 3 की y में करेंगे 3y, और प्लस 3 दूनी 6 बराबर xy प्लस 67, xy से xy कट गया, यहाँ पे क्या बचा 2x प्लस 3y और बराबर 6, यहाँ प्लस के है उधर जाकर माइनस के हो जाएंगे, 67 में से 6 गए 61, ये समीकरण 2 बन गया। अब पहला समीकरण दूसरा समीकरण इसे हल कर दो, ठीक है, जौन सी विधि से आप करना चाहो, प्रतिस्थापन से कर लो, विलोपन से कर लो या वज्र से कर लो, ठीक है। चलो वज्र से करेंगे इसे, ठीक है, बहुत देर होली, वज्र से हमने कोई सा नहीं करा, ठीक है। तो यदि मैं इसको, ठीक है, यहाँ पे पहले समीकरण है तो यही है फिर भी, लेकिन 1 मिनट के लिए हटा के 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0, यानी कि इस 6 को इधर ही ले आया, क्योंकि वज्र गुणन विधि में मुझे सारी चीज़ें एक ही तरफ चाहिए, बाईं तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से कर लिया, बराबर में 0 बचा। अब इसको मैं पहला समीकरण नाम दे दूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, इसको बस इधर ले आया है तो वही है, ठीक है। अब ऐसे ही सेम इसमें कर दूंगा मैं, क्या 2x माइनस 2x प्लस 3y माइनस 61 और बराबर में 0, ये समीकरण 2 बन गया आपका, ठीक है। तो समीकरण ये विधि लगा लो, पर यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 और 2 में वज्र गुणन विधि लगाने पर, ठीक है, ये चीज़ें लिखेंगे। लिखो x के बटे में देखो क्या क्या होगा, ठीक है। उसके लिए आपको एक साथ रखने पड़ेंगे, आपकी कॉपी पे तो ये ऊपर नीचे यहाँ होंगे, ये तो बोर्ड पे आ रहे अलग अलग, तो इसलिए मैं क्या करूँगा यही लिख दूंगा इसके नीचे, 2x माइनस सॉरी प्लस 3y और माइनस 61 बराबर 0, ठीक है जी। अच्छा, अब x के बटे में देखो कैसे आऊँगे, x के बटे में कौन आओगा, x वाले हटाओ और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 61 पंजे कितने होंगे, 5 कम 5 6 पंजे 30, 305, ठीक है। और बीच में माइनस, अच्छा, और माइनस के 6 की गुना 3 में होगी, माइनस के 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 18 बराबर माइनस वाई बटे, अब वाई के बटे में कौन होगा, वाई वालों को छिपा दो, 61 की गुना इसमें 6 18 180 और 3 183, माइनस के 183 और 2 की गुना माइनस 6 में, माइनस 1 वहाँ पे भी आओगा पहले से, माइनस 12 तो है ही, और माइनस माइनस प्लस के 12 बराबर 1 बटे, अलग से नहीं कर रहा मैं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट कर रहा है। आप चाहे तो इसे स्लो कर सको, कैसे, एक एक चीज़ लिख के कि इसकी इसमें गुना हुई, इसकी इसमें गुना हुई, मैं यहाँ पे जगह बचा रहा और कुछ नहीं, ठीक है। आपको अपने तरीके से करना धीरे धीरे। अच्छा, उसके बाद 1 के बटे में क्या होगा, इसे छिपाओ, ठीक है, अचर वाले को, 3 तिया 9 माइनस 5 दूनी 10, लेकिन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखो x के बटे में तो क्या आ गया हमारा, 305 और 18 323 और बराबर माइनस वाई बटे माइनस 183 प्लस 12 माइनस के 171, ठीक है, और बराबर 1 बटे 19, माइनस से माइनस काट दो, सब प्लस में ही आ गया, ठीक है। और बाकी जगह नहीं बची तो ऊपर आ जाओ, ठीक है। अब पहले इस वाली चीज़ को इसके बराबर रखेंगे, कैसे कर रहे थे, x बटे
323 बराबर 1/19, ये तो होगा हमारा क्या, और फिर y/171 बराबर 1/19। ठीक है, यानी कि पहले को तीसरे के बराबर रखा, दूसरे को तीसरे के बराबर रखा, इस तरीके से कर दिया। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करा हमने कि 19 से कम 19, 19 से ये कितनी बार कटा, 19 से कम 19 बचे कितने, 13, 19 छिका 114, 19 सत्ते 133। ठीक है, यानी कि 17, 17 वहाँ पे चला जाएगा ऊपर गुना में, तो x बराबर तो आ गया हमारा 17। और इसे हल करना है, बस अपने तरीके से कर लियो। 19 नंबर 171, 9 वहाँ पे चला गया। ठीक है, तो y बराबर 9, x आ गया 17, y आ गया 9। और पूछा क्या था कि आयत की युमाई ज्ञात कीजिए। युमाई का मतलब भुजाएं, यानी कि लंबाई चौड़ाई। तो लिख देंगे, आते हैं आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 17 इकाई लिखेंगे। ठीक है, 17 इकाई और 9 इकाई हैं। ठीक है जी, तो आपकी प्रश्नावली 3.5 भी पूरी होगी। और इसके बाद बहुत ही मज़ेदार सवाल चलने वाले हैं। ठीक है, 3.6 में। ठीक है, और ये आपकी आखिरी प्रश्नावली होगी इस पाठ की। ठीक है, प्रश्नावली 3.7 आपके एग्जाम की दृष्टि से नहीं है। ठीक है, आप यदि आपका मन है, आपको ये वाली सारी चीज़ें आसान लग रही, ज़्यादा ही आसान लग रही, आपको लग रहा कि कुछ है ही नहीं इसमें, तो फिर आप 3.7 कर सको अपनी इच्छा के लिए। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है इच्छा। ठीक है जी, चलो आज का काम इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।